सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि भूगोल की सीरीज चल रही है हमारी, तो हम भूगोल के एक चैप्टर के साथ हाजिर हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। और सेकंड इसकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो चैप्टर है वो आपको पसंद आएगा। ठीक है, ये 6 चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले हम लोगों ने जैसे आपको पता है कि भूमंडल जो है भूमंडल में स्थल मंडल वगैरह हमने पढ़ा था, फिर जल मंडल हमने पढ़ा, वायुमंडल हमने पढ़ा। उसके बाद ये जो अगला जो चैप्टर है वो पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आज हम स्थल मंडलों की बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी में कौन कौन से स्थल मंडल है, जैसे कि कितनी ऊंचाई पे है, पठार कैसे हैं, मैदान कैसे हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो को पूरा देखिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जो है पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थल मंडल क्या है, जो पृथ्वी की एक जो मतलब पृथ्वी की जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं सतह है, लेकिन वो समान नहीं है। ठीक है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है। ठीक है, इसमें पर्वत, पठार, नदियां, झरने, झीलें, इस तरीके की जो है चीजें उपस्थित हैं। तो जो आप कह सकते हो कि कहीं गहराई ज्यादा है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है, कहीं समतल है, तो कहीं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर लगातार जो है आपको पता है कि गति हो रही है। ठीक है, तो इस जो गति के कारण ना आप कह सकते हो कि जो गति है वो उसमें प्रथम वो आंतरिक प्रक्रिया के कारण, ठीक है, बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है कहीं उठ जाती है तो कहीं नीचे चली जाती है, यानी धंस जाती है कहीं पे। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कहीं पे ऊंचाई ज्यादा है तो कहीं पे गहराई ज्यादा है, कहीं पे ढलान ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, बाह्य कारणों की हम बात करें तो बाह्य कारणों में आप कह सकते हैं कि अपर्दन वगैरह जैसे होता है ना, जो अपर्दन जैसे मिट्टी का कटाव होता है ना, मिट्टी का कटाव होता है, पहाड़ों का धीरे धीरे कटाव हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है अपर्दन होता है। यदि आप कह सकते हो कि टूटकर टूटना या घिसना जो है वो अपर्दन कहलाता है। ठीक है, टूटना, मान लीजिए पहाड़ों का टूटना है, किसी भी कारण से हो सकता है, आंधी तूफान, आप कह सकते हो पानी कह सकते हो आप, पानी की वजह से भी होता है कि कई बार बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से भी घिसता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो अपर्दन है, अपर्दन जो है अपर्दन जब होता है, अपर्दन के बाद निक्षेपण होता है। ठीक है, निक्षेपण का क्या मतलब है? निक्षेपण का मतलब है कि आप देखेंगे कि निक्षेपण का मतलब जो चीजें टूट के अलग हो गई हैं वो धीरे धीरे वो इकट्ठी होती रहती हैं। ठीक है, तो दोनों ये जो प्रक्रियाएं है ना, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो जल के कारण, वायु के कारण और बर्फ के कारण जो है हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जैसे पहाड़ी इलाकों के बारे में। जो पहाड़ हम किसको बोलते हैं, ये आप मोस्टली आप देखोगे कि ये जो जमीन समुद्र तल की ऊंचाई से 600 मीटर से ज्यादा उठे हुए होते हैं। ठीक है, और इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जो ढलानें होती है ना वो तीव्र होती हैं। ठीक है, इनकी जो ढलानें होती हैं वो तीव्र होती हैं और खड़ी ढाल वाले होते हैं। ठीक है, खड़ी ढाल वाले होते हैं, जिससे कि इनको जो है पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, स्थल रूपों के आधार पर ना ऊंचाई, ढलान के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों को और मैदानों को जो है वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है उनको। ठीक है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में। ठीक है, पर्वतों पर्वत के बारे में हम लोग सीखेंगे। पर्वत के बारे में हम लोग सीखेंगे कि पर्वत क्या है। ठीक है, पर्वत के बारे में सबसे पहले जानेंगे इनकी खासियत क्या होती है, क्या चीजें इनको जो है खास बनाती है। पर्वत जो है पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई, ठीक है, प्राकृतिक ऊंचाई है। इनका जो शिखर होता है ना वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। ठीक है, जैसे हमने पर्वत बना दिया, ठीक है, तो ये आधार जो होगा ना वो आधार चौड़ा होता है और शिखर जो है वो, शिखर कैसा होता है? शिखर छोटा होता है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है बनते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आसपास को जो क्षेत्र होता है, जैसे मैंने बताया कि 600 मीटर की से ज्यादा की इसकी ऊंचाई होती है, तो आसपास से का जो क्षेत्र होता है ना, वो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे ये क्षेत्रों से काफी ऊंचा होता है। ठीक है, अब कुछ पर्वत तो इतने बड़े होते हैं कि वो बादलों से भी ऊंचे हो जाते हैं। आप देखोगे कई बार कि बादल ऐसा लगता है कि पर्वत जो है बादलों के बीच में ढक गया, तो यानी वो बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊपर जैसे आप जब पर्वतों पे जब चढ़ते, जैसे हमने पिछले क्लास में बात की थी, जैसे हम पर्वतों पे चढ़ाई जब करते हैं, तो पर्वतों पे चढ़ाई करने से हमें क्या होता है, पर्वतों पे जब हम चढ़ाई करते हैं तो वहां पे जो जलवायु है ना, वहां पे ठंडी होती जाती है, वायु की कमी होती जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब वो पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कुछ पर्वत ऐसे है ना जहाँ पे जो है हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है। आप देखोगे कि कुछ पर्वत ऐसे है कि जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और काफी ऊंचा होने के कारण जो इनमें बर्फ से ढक जाते हैं। अच्छा, उनकी खास बात क्या है, बर्फ की खास बात क्या है, बर्फ की खास बात यह है कि बर्फ जब पिघलती है तो वो नदियों का रूप लेती है, और कौन सी नदियां होती है, उन्हें हम हिमानी नदियां कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदियां, हिमानी नदियां, हिमानी नदियां। ठीक है, ये इसकी एक खासियत ये हो गई। जलवायु यहाँ की काफी कठोर होती है। ठीक है, जलवायु काफी कठोर होती है, तो जलवायु का ये एक मतलब होता है, आप कह सकते हो 30 साल 40 साल के जो एक जो समय पीरियड होता है ना, उसका जो समय पीरियड उसकी एवरेज निकाल के तब वहां का जो जलवायु कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एक वो टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ना उस जलवायु को हम लोग नापते हैं, उसको हम मतलब उसकी एक कह सकते हो कि इमेज बनाते हैं इस तरीके की वहां पे जलवायु है। ठीक है, दूसरा कि वहां पे कृषि योग्य भूमि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है कृषि योग्य, पर्वतों पे कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। भूमि इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो ढाल होती है वो खड़ी ढाल है और खेती करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे कि कई जगहों पे जो है श्रृंखला के रूप में भी पर्वत है, यानी पर्वत आप देखोगे श्रृंखला का मतलब ये है कि लाइन से पर्वत है। ठीक है, लाइन से पर्वत है, कई किलोमीटर कई 100 किलोमीटर तक ऐसे पर्वत फैले हुए हैं। तो आप देखोगे काफी लंबी दूरी तक जो है ना पर्वत कई जगह तक फैले हुए हैं। इसमें आप नाम ले सकते हो हिमालय का। हिमालय यानी आपको पता है कि हिमालय जो है एशिया का भाग है, एशिया में पड़ता है हिमालय। ठीक है, और मोस्टली आप कह सकते हो कि नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, तो हिमालय जो है वो एशिया का है, नेपाल में पड़ता है। अच्छा, दूसरा है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है, आल्पस पर्वत पड़ता है यूरोप में। ठीक है, आल्पस पर्वत पड़ता है। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, अभी ये मोटी मोटी जो है जानकारियां आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी। तो आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप में है। ठीक है, उसके बाद एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है वो, एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था। एंडीज पर्वत जो है वो काफी आप कह सकते हो काफी कई कई 100 किलोमीटर लंबा है। उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में भी ये पर्वत जो है बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं पर्वतों के प्रकारों के बारे में। पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो मेनली पर्वत के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है वलित पर्वत। चलिए वलित पर्वत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं, हिमालय और आल्पस जो होते हैं ना, वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, उसमें उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत भी शामिल है और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत भी शामिल है। ठीक है, इनका जो सतह होती है, इनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ होती है, शिखर शंखवाकार होता है, और इनका जो निर्माण होता है ना वो वलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण होता है। यानी भूगर्भ में यानी जमीन के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है उनके कारण इनका निर्माण होता है, तो इनको हम वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वत के मैंने आपको उदाहरण बताए, एक हिमालय हो गया। ठीक है, हिमालय यानी आपका एशिया का हिमालय, आल्पस यानी यूरोप का आल्पस, और उत्तरी अमेरिका में रॉकी, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। ठीक है, तो इसके वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, आप वो चीजों को बार बार समझ सकते हैं। एक है भ्रंतोष्ठ, भ्रंतोष्ठ,
रनतोस्त पर्वत, ठीक है। स्पेलिंग में इसकी मिस्टेक है, भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत है। ये पर्वत ना, ये जब आप कह सकते हो कि जब किसी जगह का बहुत बड़ा भाग जब टूट के गिर जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ठीक है, तब जो है इस तरीके के पर्वत, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। यूरोप के जो जो राइन घाटी है, यूरोप की जो राइन घाटी है और वॉस्जेस पर्वत, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। कौन कौन से? यूरोप के राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। अच्छा, उसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के नाम से आप लोग समझ गए होंगे। ज्वालामुखी पर्वत, इसकी क्या खासियत है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ज्वालामुखी जो आप देखते हो कि जैसे भूगर्भ में आप देखते हो कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, जो पर्वत, जो आप कह सकते हो जो चट्टाने होती है, चट्टाने पिघलती है और पिघल के लावा के रूप में बाहर आने लगती हैं। तो इस तरीके से जो जो लावा के रूप में जो लावा बाहर आता है, उस लावा से इन पर्वतों का निर्माण होता है। अच्छा, इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, और जापान का फ्यूजियामा, ठीक है। इस तरीके के उदाहरण हैं, इन पर्वतों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, इस तरीके के जो आप कह सकते हो कि इन पर्वतों के उदाहरण हैं। अच्छा, अब हम पर्वतों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि पर्वतों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। पर्वतों से लाभ, क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं पर्वतों से, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप देखोगे कि जल हेतु पर्वत लाभदायक हैं। जल हेतु लाभदायक क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि पर्वतों के ऊपर बर्फ जमी होती है और बर्फ पिघल पिघल के नदी का रूप लेती है, तो इसलिए इनको नदियों का स्रोत कह सकते हैं हम, ठीक है। आप देखोगे कि सिंचाई के लिए और पन बिजली के लिए भी इस जल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि पहाड़ों पे तरह तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है भाई, जंगल होते हैं, बड़े बड़े घने जंगल भी होते हैं इनपे, ठीक है। जीव जंतु, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन पर्वतों से जो है ईंधन, चारा और आश्रय, जो लोग मान लीजिए कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो लोग रहते भी हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि सैलानी भी यहाँ पे जाते हैं भ्रमण करने के लिए, भ्रमण स्थल है यहाँ पे, ठीक है। सैलानी भी घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अलावा खेल कूद, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, हैंड ग्लाइडिंग होती है, स्की होती है, स्की वगैरह जो होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि रिवर राफ्टिंग होती है, यानी पहाड़ों से जो नदियां नीचे उतर रही हैं उनमें रिवर राफ्टिंग भी होती है। तो इस तरीके से हम इसका पर्वतों का लाभ भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पठारों की। पर्वत हो गए, अब हम पठारों की बात करने वाले हैं। पठार, पठारों की खासियत जान लेते हैं। पठार जो है वो उठी हुई उठी हुई वह सपाट भूमि है, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, ठीक है। ऊपरी भाग जो है मेज के समान इसका होता है, ठीक है। और इसके एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है। ढाल, ऊंचाई, जैसे इसके ढाल खड़े होते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हो कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेके कुछ हजार मीटर तक हो सकती है, ठीक है। कुछ 100 मीटर से लेके कुछ हजार मीटर तक इसकी ऊंचाई जो है हो सकती है। अच्छा, इनको हम विभाजित कैसे करते हैं? इनको हम विभाजित नए व पुराने पठारों में करते हैं। नए व पुराने पठार, कुछ पठार नए हैं, कुछ पठार पुराने हैं, ठीक है। तो उसमें हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे विभाजित? पुराने जो पठार है, पुराने पठारों में जो दक्कन भारत का जो दक्कन का पठार है ना, वो पुराने पठारों की श्रेणी में आता है। केनिया का, तंजानिया का पठार और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है, ऐसे उदाहरण हैं पुराने पठारों के। आप देखोगे कि जो तिब्बत का पठार है ना, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है
और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 4000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यानी तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ऊंचाई है इसकी 4000 के से 6 के, यानी 4000 से 6000 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं पठार और किन किन कामों के लिए उपयोगी हैं। पठार जो है किन चीजों के लिए उपयोगी हैं, पठारों की उपयोगिता, इनके क्या लाभ हैं, आप कह सकते हो लाभ, इनके क्या लाभ हैं। तो आप देखोगे जो पठार हैं वो खनिजों हेतु उपयोगी होते हैं। पठारों में खनिज बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत भारी मात्रा में पठारों में खनिज पाया जाता है। बहुत से जो खनन क्षेत्र हैं जहां से हम लोग कोयला वगैरह निकालते हैं, ठीक है, और आप देखोगे कि कई जगह से सोना, कई जगह से हीरे निकाले जाते हैं, ठीक है, कई जगह से लोहा निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, सॉरी मैग्नीज जो है निकाला जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बहुत से जो खनन क्षेत्र जो पठारी भागों में है, ठीक है, अफ्रीका का जो पठार है वो सोना व हीरो के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार में आप देखोगे कि वहां से लोहा, कोयला, मैग्नीज जो है इन पठारों में बहुत बड़े यहाँ पे भंडार हैं। ठीक है। और जो आप कह सकते हो जो लावा पठार होता है, जो लावा से बनी है जो पठार बने हुए हैं, वो जो पठार है वो काली मिट्टी के लिए, मतलब काली मिट्टी उनसे जो प्राप्त की जाती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कौन सी? काली मिट्टी, काली मिट्टी या रेंगुण मिट्टी। ठीक है। अब पठारों की बात हो गई, अब हम इसके बाद मैदानों की बात कर लेते हैं। मैदान, जी मैदान हम किसको कहते हैं? ठीक है। मैदान जो होता है वो एक समतल भूमि के जो बहुत बड़े भाग है। ठीक है। समुद्री तल से 200 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा बने होते हैं। आप देखोगे भारत में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है, काफी विस्तृत रूप से काफी बड़ा इनका बहाव, काफी लंबी दूरी तय करती हैं। ठीक है। ये जो नदियां हैं जब जहां से शुरू करती हैं वहीं से अपने साथ पत्थरों को काटना, अपने साथ रेत यानी बालू लेकर आना, ठीक है, और वो नीचे की तरफ बहती हैं और ये इन बालू को, रेत को और सिल्ट को जो है ना ये बिछाती हुई आती हैं, यानी निक्षेपित करती हुई आती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो मैदान की खासियत क्या है कि मैदान जो है, आप देखोगे जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र का नाम लिया, गंगा का नाम लिया, यांगसे नदी है, यांगसे नदी चीन की जो है नदी है, और ये भी जो है काफी बड़े रूप में मैदान का जो है निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा, मैदानों की और क्या खासियत होती है, इनके क्या लाभ हो सकते हैं? लाभ क्या हो सकते हैं इनके? तो बहुत लाभ है इसके। आप देखोगे कि जो यहाँ की जो जमीन होती है काफी उपजाऊ होती है। मैदानों की जमीन होती है उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ होती है, और परिवहन के साधनों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। रेल लाइनें आसानी से बिछाई जा सकती हैं, सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, और यहाँ पे जो जनसंख्या का भाग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। काफी बड़े मात्रा में जो जनसंख्या इन मैदानों में रहती है। इसके अलावा खेती, जो कृषि करते हैं हम लोग, कृषि आसानी से यहाँ पे की जा सकती है, सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है। ठीक है। और आप देखोगे कि एक जगह से दूसरी जगह सामान, यानी परिवहन का जो चीजें हैं, परिवहन का जो साधन है आसानी से यहाँ पे तय किया जा सकता है, दिक्कतें ज्यादा नहीं होती है। यहाँ की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम परेशानियों वाली है। भाई मेहनत तो आपको हर जगह करना है, लेकिन जो यहाँ की जो लाइफ है वो थोड़ी कम परेशानी वाली है। ठीक है। तो इसीलिए मैदानों की जो लाइफ है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अभी हम इसके बाद जो है बात करते हैं स्थल रूप और जो लोग हैं। ठीक है। जैसे कि हमने बात की पर्वतों की, पठारों की, मैदानों की, ये हो गया आपके स्थल रूप। ठीक है। और अब उसके साथ जुड़े हुए लोगों की हम बात करते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में हम लोगों ने जैसे बात की कि पर्वतों में जीवन जो है काफी कठिन होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो पर्वतीय जो जीवन है काफी कठिन होता है। कहने का मतलब है कि पानी लेने के लिए भी आपको एक जगह से दूसरी जगह तय करना पड़ता है, और पैदल अगर आपको रास्ता अगर तय करना हो तो काफी कठिन है। वहां पे सड़कें बनाना काफी मुश्किल है। ठीक है, यानी मैदानों से अगर हम तुलना करें, मैदानों के जीवन से तुलना करें, तो आप देखेंगे जो पर्वतों का जो जीवन है वो काफी मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हो, आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए, आप पर्वतों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, आप देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से घर बने हुए होते हैं। ठीक है, कैसे दूरी दूरी पे घर बने हुए होते हैं। बिजली की सुविधा तो है, लेकिन वहाँ पे खंभे लगाना भी कितना मुश्किल है, सड़कें बनाना कितना मुश्किल है ना। वहाँ पे रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी जो चीजें हैं वो इकट्ठी करनी कितनी मुश्किल है। ठीक है, फसल वहाँ पे उगाना मुश्किल होता है, बशर्ते कि जो मैदानी इलाके हैं, पठारों वाले इलाके हैं, यहाँ पे फसल आप उगा सकते हो, लेकिन पर्वतों में फसल उगाना काफी मुश्किल है। जो आप देखोगे कि मैदानों में जो है सड़कें बनाना काफी आसान है ना। इससे पहले कि आप देखोगे कि जो स्थल रूपों में जो लोगों का जीवन किस तरीके से है, यानी पर्वतों में मुश्किल है, मैदानों में आसान है। पठारों में भी आप देख सकते हो वहां पे भी ऊंचाइयां काफी होती है, लेकिन वहां पे भी जो जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक हम चीज के बारे में बात करने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा से ये मतलब इसका ये होता है कि जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, जो यानी वो किसी मेन मेड नहीं है, वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है, वो प्रकृति के द्वारा, जैसे भूकंप होता है वो प्रकृति के द्वारा, ज्वालामुखी है, तूफान बाढ़ जो आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो चक्रवात आते हैं वो काफी विनाशकारी होते हैं ना। तो ये जो है प्रकृति के द्वारा जो है ये जो है आती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, इनसे निपटने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? इनसे निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर हमें पहले पता चल जाए, ठीक है, अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम इनसे निपट सकते हैं, यानी उस जगह को हम सुरक्षित कर सकते हैं जहां पे ये इस तरीके से जो चीजें नहीं आए। और इस तरीके की, जैसे समुद्री इलाकों में लोग रहते हैं, समुद्री इलाकों के नजदीक जिनके घर बने हुए होते हैं, अगर वहां पे सुनामी आ गई तो आप सोचोगे कितनी तबाही होगी, वहां पे कितना नुकसान होगा। अगर उनको वही चीज अगर आधा घंटा एक घंटा पहले पता चल जाए तो अपना घर छोड़ के कहीं दूर स्थल पे, सुरक्षित स्थान पे जा सकते हैं। यानी आप देखोगे कि प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले उस जगह को छोड़ना काफी अच्छा होगा। इसीलिए अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम उससे जगह को छोड़ के सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं, उससे हमारा बचाव हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए तूफान है, मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है, तो इनसे भी निपटने का तरीका ये है, मान लीजिए बाढ़ है, इनसे निपटने का तरीका यही है कि उस जगह से हम सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने भी तरह तरह के कदम उठाए हैं और काफी अच्छे, ताकि लोगों को पहले इससे पहले सूचित कर दिया जाए। और वहाँ की जो लोकल, आप कह सकते हैं जो लोकल सरकार होती है या लोकल जो वहाँ का प्रशासन होता है वो उसके लिए मुस्तैद रहता है और हमेशा इस कार्य के ऊपर जो है कार्रवाई करता है और देखता है कि अगर आधा घंटा एक घंटा पहले भी अगर जैसे पता चल जाता है, मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दे दी जाती है कि जी यहाँ पे बाढ़ आने का या यहाँ पे आप कह सकते हो तूफान आने का खतरा है, भूकंप आने का खतरा है या सुनामी आने का खतरा है, तो लोगों को पहले इसको सचेत कर दिया जाए और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, आप देखोगे प्रकृति के लिए एक हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक जो चीजें हैं ना उनको सुरक्षित रखें। ठीक है, गंदगी ना फैलाएं, लोगों को गंदगी ना फैलाएं, पानी को सुरक्षित रखें, पानी को दूषित ना करें। दूसरी चीज ये है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों पे लोग खेती को छोड़ के मकान बनाना शुरू कर दिया, जगह जगह कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, पानी में गंदगी बहाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए, प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी का भी, उनको भी आने वाली पीढ़ी को जो है पृथ्वी का जो लाभ मिल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके, उसके लिए देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हर एक नागरिक को करना चाहिए। हर एक नागरिक को इसके लिए अच्छे से काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, ताकि आप जैसे कि जो पृथ्वी, जो आप कह सकते हो जो बाढ़ आने पे जो अपरदन होता है उससे बचा जा सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से एक फायदा ये है कि आपको स्वच्छ जो है वायु मिलेगी। ठीक है, तो
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप देखोगे कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, किस तरीके से लोगों का सहयोग करना है, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अच्छा, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा वो पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल थे, कुछ हमने इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सीखी हैं। और इसके साथ ही जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही था। और आप देखेंगे कि ये हमारा यूट्यूब की 18वीं क्लास है और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज जाके टेलीग्राम पे विजिट करें। टेलीग्राम पे डेली जो है पीडीएफ डाल दिए जाते हैं, ठीक है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि भाई इसको आगे बढ़ाओ, शेयर करो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लासेस। एंड आई होप दैट you will do that which I said। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो, और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस में गंदगी ना फैलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें सामाजिक कार्यों में। और आप देखेंगे कि जो कूड़ा कचरा ना फैले, और इसके अलावा कोशिश करें कि समाज को सुरक्षित रखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।